जी जनरेशन जो है, इन्होंने क्यों पार्लियामेंट को तोड़ फोड़ दिया, इन्होंने क्यों वहां पर आग लगा दी, क्यों वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। नमस्कार दोस्तों हम आज बात करेंगे हमारे ही पड़ोसी देश जिसका नाम नेपाल है, वहां पर कुछ हुई राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आप लोग अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, तो आपको ये सारी खबरों के बारे में तो एक नॉलेज ही होगी कि नेपाल में अभी क्या हो रहा है। शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिनसे ये न्यूज या नेपाल की कोई भी खबर अभी तक छुपी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या है कारण, चलिए इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज नरूकर। नेपाल की ये जो नई यूथ है, जैन जी जनरेशन जो है, इन्होंने क्यों पार्लियामेंट को तोड़ फोड़ दिया, इन्होंने क्यों वहां पर आग लगा दी, क्यों वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। आखिर ऐसी क्या क्या वजह रही होगी इसके पीछे, मैं आपको एक एक डिटेल बड़ी बारीकी के साथ में बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि नेपाल की शुरुआत कहां से हुई, कहां से लोकतंत्र आया नेपाल में, और उसके बाद में क्यों ऐसा हुआ। एक एक पॉइंट करके उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर नेपाल की राजनीति की बात करें तो वो हमेशा से ही जटिल रही है। 18वीं ईस्वी में गोरखा राजा पृथ्वी शाह ने इस नेपाल को बसाया था और उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलकर एक देश बना दिया जिसका नाम आगे जाके नेपाल कहलाया। और 1990 के अंदर में इसमें लोकतंत्र आया और दोस्तों 2006 में नेपाल से पूरी तरह से राजतंत्र खत्म हो गया और उसके बाद से यहाँ पर लोकतंत्र चला। यानी कि जैसे इंडिया में चलता है कि प्रधानमंत्री ही एक आखिरी फैसला लेते हैं और प्रधानमंत्री के हिसाब से चीजों को चलाया जाता है। देश को जो लीड करता है वो प्रधानमंत्री करता है। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि पार्लियामेंट को जला दिया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया और उसके बाद में जो पूरी जनरेशन थी, जो नई यूथ थी, इनके सर पर बिल्कुल ही आक्रोश था और बहुत ज्यादा गुस्सा था। ऐसा क्या हो गया, पहले मैं आपको डिटेल बताता हूं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर देश में एक प्रॉब्लम है जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। नेपोटिज्म भी बहुत ज्यादा नेपाल में चलता है, जिसमें कि जो बड़े लोग हैं, जो कि पॉलिटिशियन बड़े बड़े हैं, उनके बच्चे ही वहां पर बड़े बिजनेसों को कर रहे हैं, वो ही राजनीति में आ रहे हैं, वो ही लीड कर रहे हैं पूरे नेपाल को। ये चीज जो नई जनरेशन है, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने इस चीज के लिए एक हैशटैग चला दिया नेपो किड के नाम से, जिसमें वो पर्दाफाश करते थे नेपाल के बड़े बड़े दिग्गज जो पॉलिटिशियन है उनके बच्चों के बारे में कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसा लाइफ में कर रहे हैं, वो कहां जाते हैं, कहां घूमते हैं, कैसा है, कौन सा बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या उनमें वो कितना देश के लिए नुकसान कर रहे हैं, क्या वो फायदा कर रहे हैं, वो सारी चीजों को डिटेल वाइज उसमें वो डालते थे। अब जो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, इनको ये चीजें खटकने लगी। जब ये खटकने लगी, क्योंकि एक एक चीज देश के हर नागरिक तक सोशल मीडिया के थ्रू जाने लगी, इन्होंने क्या फैसला लिया कि सोशल मीडिया को ही बंद कर देते हैं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल ने 26 प्लेटफॉर्मों को बंद कर दिया, जिसमें से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्मों को पूरी तरह से बंद कर दिया, इंक्लूडिंग 26 एप्लीकेशन जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड थी। क्यों कर दिया? ताकि ये लोग एक पर्दाफाश ना कर पाए नेपो किड्स का। नेपो किड्स जो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैनों के जो बच्चे हैं, उनके बारे में ये जो डिटेलें डालते थे, इसको इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया। जब ऐसा होता है, नेपाल की जो आबादी है उसके लगभग 50 से 60% लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, आक्रोश आ गया और उन्होंने सीधा पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर दी। ये बात है 9 सितंबर 2025 की, जहां पर उन्होंने पार्लियामेंट में आग लगा दी। उससे 2 दिन पहले वो लोग धरने पर बैठे, लेकिन धरने पर बैठने के बाद में उन पर गोलियां चला दी गई। जी हां दोस्तों, सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है, उन्होंने उन पर गोलियां चलवा दी। ये रीजन बना सबसे बड़ा, जो नेपाल में आज जो हाल है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक सरकार की भी थी कि सरकार ने जो यूथ थी उनके ऊपर में धरने को हटाने के लिए उनके ऊपर में गोलियां चलवा दी। एक तो नेपाल की जो यूथ थी उनका गुस्सा वैसे ही नेपो किड्स के ऊपर में था कि उनकी लग्जरी लाइफ, उनकी लाइफस्टाइल को देखकर कि ये तो हमारे पैसे हैं, उनको ऐसा लगा कि तानाशाही चल रही है। और ऊपर से वैसे ही वहां पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, उनको पूरी तरह से ऐसा लगा कि यहाँ पर तो तानाशाही चल रही है। उस तानाशाही को रोकने के लिए वो लोग पहले धरने पर बैठे। धरने पर जब बैठे तो उसके बाद में वहां पर उन पर जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने गोलीबारी तक चलवा दी। जी हाँ दोस्तों, गोलीबारी चलवा देने का मतलब होता है कि जो वहां की यूथ है वो बिल्कुल ही ज्यादा भड़क गई और उसके बाद में उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया और वहां पर पार्लियामेंट को पूरी तरह से जला दिया। उन्होंने जाके वहां पे
उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास को, उन्होंने राष्ट्रपति के आवास को, उन्होंने किसी भी आवास को वहां पर नहीं छोड़ा। और उसके बाद में जो वहां पर दंगा प्रसाद हुए वो किसी पर भी रोकने से नहीं रोक पाए। ये बात थी 8 सितंबर 2025 की। उसके बाद में वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिनका नाम था केपी शर्मा ओली। उनको इस्तीफा देना पड़ा। 9 सितंबर को उन्होंने वहां पर इस्तीफा दे दिया ताकि वहां की सिचुएशन कुछ तरीके से हैंडल हो सके और वो अपनी जानों को भी बचा सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी नेपाल की यूथ ने। सुशीला कार्की को दोस्तों उसके बाद में वहां के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अगले इलेक्शन से पहले तक वो प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगी और वो सारी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगी, ऐसी वहां पर एक्सपेक्टेशन है। वहां के लोगों को, नेपाल के जो जितने भी लोग हैं वहां पर एक तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन टाइप का लग चुका है। इस तरह से कुछ वहां पर स्थिति है। अब वहां की जो यूथ थी वो अपने हिसाब से अपने प्रधानमंत्री को चाहती है कि कौन वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। तो वहां पर जो कोई प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन कब होंगे? 5 मार्च 2026 को, जिसमें अभी लगभग 6 महीने के आसपास का टाइम बच रहा है। 5 मार्च 2026 को नेपाल में इलेक्शन होंगे, जिसके बाद में डिसाइड होगा कि वहां पर अगला जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनने वाला है, किसको वहां की जो यूथ है, वहां की जो जेन जी जनरेशन है वो किसको चुनने वाली है, ये रिजल्ट सामने आएगा। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि जो वहां की गवर्नमेंट ने जो किया, क्या वो डिसीजन उन्होंने सही लिया था कि सोशल मीडिया के 26 एप्लीकेशंस को पूरी तरह से बैन कर देना। जिसके पीछे का जो रीजन था, उन्होंने तो ये दिखाया कि सोशल मीडिया किसी और रीजन की वजह से हमने बैन करी है, पर जो मेन रीजन था वो नेपो किड को जो एक्सपोज किया जा रहा था, जो उनकी लग्जरी लाइफ, लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ स्टाइल को दिखाया जा रहा था जेन जी जनरेशन के द्वारा, उसको उन्होंने पूरी तरह से रोकने के लिए ये डिसीजन लिया था। और उसके बाद में स्वाभाविक था कि जो वहां की जनरेशन थी, जो वहां की यूथ थी, उनका भड़कना एकदम स्वाभाविक था। अगर आप उन पर गोलियां चला देंगे, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या नेपाल की यूथ ने सही किया या वहां की गवर्नमेंट सही थी, और क्या ये तरीका किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में करना एक तरह से जायज है या नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो और अपडेट आते के साथ ही आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।